नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गुजरात हिमाचल के चुनाव परिणाम में के बाद अब अपने अपने अंदाज से ऑपरेशन कर रहे हैं लोग कि कहां किसी को वोट मिला, कहां क्या कान रहे, कैसे हम पिछड़े, वो सब एक अलग बात है और पार्टी स्तर पे होते भी रहने चाहिए। ये एक लंबी बहस होगी, लंबे चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन यह एक बड़ी बात जो है वो ये है, नरेंद्र मोदी साहब ने जब जीत के जश्न के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में जब ये कहा कि देश तरक्की के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तैयार है, और ये कहना भी एक लाजमी हो सकता है कि नोटबंदी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के जो चुनाव है उसमें बीजेपी ने बाजी मारी, और उसके ठीक बाद ही जीएसटी जो जुलाई में लागू हुआ, उसके बाद गुजरात और हिमाचल के चुनाव है जिसमें भी बीजेपी ने बाजी मारी है। उनका साफ कहना है कि लोग माहौल बेशक कुछ भी बनाएं, लेकिन ये देश तरक्की को समझता है और तरक्की के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है, सख्त कदम उठाने पड़ते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो वो कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि उनका सीधा सीधा संकेत है, अगर कोई व्यक्ति ये मान के चलता हो कि नोटबंदी या जीएसटी की वजह से हमें बहुत परेशानी में पड़ गए थे, तो आगे आने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब के साफ संकेत है। क्या इस तरह के रिफॉर्म्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है, उनकी इस स्पीच के क्या मायने हो सकते हैं, या बिल्कुल जीएसटी को लेकर के ही वो स्थिर रहना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल देश आगे बढ़ रहा है और जीएसटी को लोगों ने सैल्यूट किया है गुजरात हिमाचल के चुनाव परिणाम के जरिए। आप हमारा मजमून देखिए आज के एजेंडे का, और उसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम मुखातिब होंगे। बीजेपी नेता आरपी विजयवर्गीय जी हमारे साथ में है, सुशील आसोपा साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ में है, और जाने माने टैक्स एडवाइजर और समीक्षक पंकज घिया साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप हमारा मजमून देखिए। गुजरात और हिमाचल की जीत के बाद ये तो जाहिर है कि लोगों का भरोसा अभी भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी में है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनता विकास के रास्ते को चुन रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जीएसटी का जिक्र किया। जीएसटी लागू होने के बाद माना जा रहा था कि गुजरात में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, और सूरत में तो खास तौर से जहां व्यापारियों ने इस जीएसटी और नोटबंदी को लेकर काफी नाराजगी भी जताई थी, लेकिन परिणाम इसके उलट निकले। सूरत में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जब उत्तर प्रदेश में महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे, तब बड़े जोर शोर से कहा जा रहा था कि जीएसटी के कारण उत्तर प्रदेश के शहरों में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। गुजरात के चुनाव के पहले भी इसी प्रकार की अफवाहों का जोर था। इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है। नोटबंदी के बाद यूपी में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। वहीं जीएसटी का भी कुछ खास असर गुजरात और हिमाचल के चुनाव में नहीं देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के रिफॉर्म्स को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक ऐसी सरकार है जिसमें निर्णय लेने की ताकत है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियां साफ सुथरा है, एक ऐसी सरकार है जो कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के चलती है, एक ऐसी सरकार है जो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव कॉम्पिटिशन। बीजेपी इस जीत के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी विकास को पार्टी का मूल मंत्र बता रहे हैं। उनके ये संकेत कि देश सुधार के लिए तैयार है, ये साफ बताते हैं कि आने वाले समय में देश के लोगों को और नए रिफॉर्म्स के लिए तैयार होना होगा। लेकिन अब सरकार को भी आने वाले समय में फैसले सतर्कता और जनता की नब्ज टटोल कर लेने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो चले, आपने सुना नरेंद्र मोदी जी को, ये वो स्पीच है जब जीत के तुरंत बाद ही भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर जब बीजेपी नेताओं का जमघट था और वहां खुशी मनाई जा रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:15 बजे वहां पहुंचते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा कि मोदी साहब का कहना लाजमी है कि जब नोटबंदी जिसका विरोध जोर शोर से चल रहा था, हर व्यक्ति कह रहा था कि हम त्रस्त हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव परिणाम ने, और वो साफ कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव नतीजे हैं वो साबित करते हैं कि आपकी जो नीतियां हैं वो जनता के गले उतर रही है। यानी कि नोटबंदी के बाद एक बड़ी सफलता उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में मिलती है और उसके बाद जीएसटी का विरोध जहां गुजरात के व्यापारियों ने, मुझे लगता है कि सूरत में जिस तरह का विरोध हुआ था शायद इस देश में इतना बड़ा काफिला कहीं नहीं देखा गया। लेकिन वही सूरत जो 16 सीट से 15 सीट बीजेपी को देता है, तो मोदी साहब उस बात को कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि तरक्की करनी है देश की, तो इस तरह के रिफॉर्म्स को लाना होगा। तो नए कुछ रिफॉर्म्स के संकेत कह सकते हैं इसमें? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स हैं वो रुकेंगे नहीं। फिस्कल रिफॉर्म्स चलते रहेंगे और मोदी जी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो हमको दिख रहा है कि चाहे हम नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसा आपने कहा, या जीएसटी के बाद गुजरात का चुनाव, और विन विन होती है, चाहे विन 2 सीट से हो कि 50 सीट से हो, विन जीत हमेशा जीत होती है। लेकिन हमको यह भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा काम करने का तरीका था, जो फिस्कल रिफॉर्म्स लाने का तरीका था, और जिस तरीके से अगर हम जीएसटी लाए थे, अगर ये गुजरात का चुनाव का ही वजह है कि उनको मिड कोर्स में कोर्स करेक्शन करना पड़ा और मिड कोर्स में जीएसटी में काफी तेजी से बदलाव करने पड़े, और जो लोगों की, व्यापारियों की डिमांड थी, तकरीबन वो सारी डिमांडें उन्होंने अपने जीएसटी काउंसिल मीट करके उसको एक्सेप्ट करी। 28% जो टैक्स आइटम थे उनको घटाकर 278 आइटम पे टैक्स घटा के 18% कर दिया, और खाली मात्र 50 आइटम 28% टैक्स में रखे। इसके अलावा जो रिटर्न थी, या जो कपड़े पे टैक्स में जो अलग था, रेस्टोरेंट पे टैक्स की बातें थी, जीएसटी में मेजर कंसेशंस दिए गए। हम ये पाएंगे कि सरकार ने भी एक तरीके से ये देखा है कि फिस्कल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। फिस्कल रिफॉर्म्स हार्ड भी होने चाहिए, लेकिन फिस्कल रिफॉर्म जनता के साथ आने चाहिए। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, उसको फिस्कल रिफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हर्ट करे। हम ये भी देख चुके हैं, जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में डिमोनेटाइजेशन के बाद, डिमोनेटाइजेशन से हर्ट कौन हुआ? ऑनेस्ट आदमी कोई हर्ट नहीं हुआ था। हर्ट हुआ था जो जिसके पास एक्युमुलेटेड कैश था, जिसके पास एक्स्ट्रा कैश था, या ऐसा इकोनॉमी में काला धन जो मूव कर रहा था, वो आदमी हर्ट हुआ था। तो लोगों में एक उस समय वाहवाही की भी थी, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हम ये पाएंगे कि अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, मोदी जी ने एक बात कही कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स वही होती है, जीत जीत होती है, सरकार जिसकी होती है वही देश चलाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में फिस्कल रिफॉर्म्स साथ में पॉपुलिस्ट रिफॉर्म्स, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। फिस्कल रिफॉर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री अगर होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उसको जनता अप्रिशिएट करेगी, हमेशा उसका साथ देगी। और हमको फिस्कल रिफॉर्म्स में लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फिस्कल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं हो कि ब्यूरोक्रेट आम जनता को उलझा दे, और फिस्कल रिफॉर्म्स को इतना कठिन या इतना ब्यूरोक्रेटिक बना दे कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी करे उसमें परेशान हो। अगर वो परेशान होगा तो जनता वहां पर ही आपको अपना एंगर दिखाएगी, और हमने ये पाया कि जब जनता ने एंगर दिखाया, आपने सूरत की बात करी, 16 में से 15 सीट आई, लेकिन सूरत की एंगर का ही नतीजा है कि जीएसटी काउंसिल की मीट में ये सारे सिंप्लीफिकेशन आए, और जितना सिंप्लीफिकेशन हम चाहते थे उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फिस्कल रिफॉर्म्स डेवलपमेंट देश का हर पार्टी का एजेंडा रहना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर देश आगे तरक्की करेगा, हमको 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी आगे की सोचना है और हमको सुपर पावर बनना है, चाइना को, अमेरिका को बीट करना है, तो हमको फिस्कल रिफॉर्म्स और तेजी से आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जी आसफा साहब, जीएसटी और नोटबंदी दोनों को मुद्दा भी बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी साहब कह रहे हैं कि जनता ने जवाब दिया है इस विरोध का। देखिए,
मोदी साहब अगर चुनाव जीत गए और उसके आधार पर, जैसा घिया साहब भी कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है अगर घिया साहब वेट का याद दिला करके कांग्रेस के फिस्कल रिफॉर्म को भी अप्रिशिएट करते। लेकिन मोदी साहब के भाषण अभी आपने सुनाया था, मोदी साहब ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद यूपी में जो नगर निकाय के चुनाव में साफ हो जाएगी, तो साफ तो हुई है। वहां पर 27% वोट मिला है बीजेपी को, जो 43% विधानसभा में मिला था, वो उसकी जगह 27% वोट मिला है। जो नगर निगम वो जीते हैं, वो नगर निगम वो 10-12 हमेशा ही जीतते हैं, वो भी डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से। इसलिए आप उसको उससे मत आंकें। अगर आंकना है तो फिर उन बूथों की डिटेल दें मोदी साहब कि जो उनको वोट मिले थे नगर निगमों में। बाकी जगह तो साफ ही हो गए हैं, वो केवल नगर निगम लखनऊ बनारस ये जो है, इनमें जो बूथ वाइज डिटेल आई थी और उनमें व्यापारियों के जो बूथ हैं उनमें डिटेल निकालें तो 43 से 27% कहां हुआ है ये सामने आ जाएगा कि व्यापारी नाराज थे या नहीं थे। अब आपके सूरत में जो है जीएसटी का, आप माने या नहीं माने, जब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स की बात चलाई और उसका असर गुजरात में दिखने लगा, तो उन भाषणों के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उस प्रेशर में इनको इस पे आना पड़ा। जबकि आप अगर उठा के देखेंगे बैक में, जीएसटी तो कांग्रेस की शुरुआत की हुई बात है सारी, और उसको बीजेपी ने नहीं लागू होने दिया उस समय, वो भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब ये लाए तो आप भाषण उठा लीजिए लोकसभा में राहुल गांधी जी के, उन्होंने कहा है कि हमारी तो 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों को आप कर दीजिए। भी कोई भी सरकार, उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार परमानेंट नहीं है इस देश में, भारत सरकार परमानेंट है इस देश में, और भारत सरकार कांग्रेस लेड भी हो सकती है, बीजेपी लेड भी हो सकती है, XYZ लेड भी हो सकती है। तो वो सरकार के ऊपर एक सीलिंग हो कि एक X% कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग हो, ताकि वो सरकार बाद में कभी उस सीलिंग को आगे बढ़ाना चाहे तो उसको जोर आए, दोनों हाउसेज की सहमति हो, तब वो जाकर के 18% को बढ़ाए। तुम तो 18% तब से कह रहे हैं, चुनाव से सवाल करूंगा नहीं, चुनाव से नहीं कह रहे। मैं एक बात और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं कि सूरत का आंदोलन के दबाव की जो बात आप कह रहे हो, चुनाव मोदी जी ने गुजरात में एक भाषण में जीएसटी का नाम लिया हो, आप मुझे उनके भाषणों को बता दीजिए। उन्होंने सारे एजेंडा को पर्सनल, इमोशनल, आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं कहां जाऊंगा, और रोने लग गए, इस तरीके से लड़ा है उन्होंने। मुद्दों पे बात तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने की है, जिसका असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट मेजोरिटी आपको पिछले 7 चुनावों में पहली बार इस तरह की मिली है, और कांग्रेस बहुत तेजी से वहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रही बात घिया साहब ने जो फिस्कल रिफॉर्म्स की बात कही, तो उसका जो लाभ होता है सरकार को, जैसे आपने कहा सब्सिडी, गैस सब्सिडी से हजारों करोड़ रुपए मेरा एक छोटा सा सवाल जी, है। जी। सवाल यह है कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी कि जो प्रेशर की बात की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि सरकारें कोई भी हो रूल्स बनाती हैं या कोई किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म्स लेके आती हैं, उसके बाद व्यवहारिक रूप से देखिए हमारे एक सिस्टम है गवर्नमेंट, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट चलाने का, बंद कमरों में, एसी कमरों में चीजें होती हैं, और ब्यूरोक्रेसी वो अपने अंदाज में, किसी पार्टी में किसी से बात हुई, घिया साहब मिले कि इसमें क्या हो सकता है, वो बातें हैं थोड़ी सी उसकी मिला करके एक बड़ा रिफॉर्म तैयार करते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास में इतना होमवर्क का टाइम भी नहीं है, ये एक्चुअल बात है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सरकार किसी की भी बने कोई ये, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपने तरह से बनाते हैं। जब पता लगता है कि इससे हमारी पब्लिक परेशानी में आ रही है, फिर उसे वापस रिड्यूस किया जाता है कि हाँ ठीक है, इसको वापस से दुरुस्त किया जाना चाहिए। यहां बिल्कुल ठीक बात है कि जीएसटी को लागू किया गया था, उसके बाद में अलग अलग, और मुझे लगता है आरपी विजयवर्गीय साहब बताएंगे इसमें, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद अभी भी कुछ गुंजाइश है जो इसमें की जा सकती है। बजट में अनाउंसमेंट कुछ किया जा सकता है, प्रेशर चाहे किसी का भी हो, लेकिन जीएसटी के बाद अभी आप लोग संतुष्ट हैं कि चलिए हमारे प्रेशर में ही सही। अगर आप संतुष्ट हैं तो इसी तरह से जिस व्यापारी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि जीएसटी का इन्होंने ज्यादा विरोध किया लेकिन अब डाइवर्ट कैसे हो गया, तो सीधा जब आप संतुष्ट है जीएसटी में वापस उसमें जो चीजें शामिल करनी थी, एक जो टैक्स स्लैब बना हुआ था उस वक्त का, उसे वापस दुरुस्त किया गया है, तो आम मतदाता क्यों नहीं खुश होगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो अब 28 से 18 किया जी, आप देखिए क्यों खुश नहीं होगा वो, उस खुशी को इससे मत जोड़िए, चुनाव की खुशी को इससे मत जोड़िए, वहां तो जो सामने दिख रहा है वो बात है। अब आज ही एक आर्टिकल आया है कि
जीएसटी काउंसिल ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है कि जो स्लैब रिड्यूस हुआ है उसका बेनिफिट कंपनियां जो है वो उपभोक्ता को ट्रांसफर नहीं कर रही हैं। हो गई ना दिक्कत। अगर आप शुरू की उस एडवाइस पे ही चलते कि एक ऐसी स्लैब रखते जिसको बाद में आपको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आज ये इनकन्वीनियंस नहीं होती, उपभोक्ता की चिंताओं की सरकार को चिंता नहीं करनी पड़ती। एक बात। दूसरी बात कि इनपुट क्रेडिट रिटर्न, मैं तो इंजीनियर हूं, इतना टैक्सेशन नहीं समझता हूं, आप दोनों उसके एक्सपर्ट हैं। इनपुट क्रेडिट रिटर्न कितना बड़ा मुद्दा हो गया है। मैं तो एक उदाहरण से बताता हूं। मेरा लड़का है, एक स्टार्टअप चलाता है बंबई में। वो मुझे कह रहा था कि मेरे तो 2.5-3 लाख रुपए जो है पिछले 3 महीने से अटके पड़े, मिल नहीं रहे, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी। मुझे बताइए, किसी प्रोडक्ट का जीएसटी सरकार में जमा हो गया, वो 3 स्टेज या कितनी स्टेज होती है, वो सारी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तब तक सबको रिफंड नहीं होगा। कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बता दीजिए इसका सरलीकरण क्या होना चाहिए। वो होना ही चाहिए ना। एक कोई छोटी मोटी कंपनी है, 25-50 लाख रुपए का टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसके अगर 2-3 लाख रुपए इस तरह से टैक्सेशन में सरकार के पास रोल में रहेंगे, तो पिछले दिनों ही तो खबर थी कि 75,000 करोड़ रुपया सरकार के पास व्यापारियों का इनपुट क्रेडिट रिटर्न का पड़ा है और सरकार कह रही है कि अगले 3 महीने में लौटाएंगे। तो ये क्या वैधता है इस बात की कि जो जिस आइटम का टैक्स 4 बार चला गया उसको 3 बार का लौटाना है, वो 3-3 महीने आप रखोगे। यहाँ एक बात है साहब, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, देखिए भविष्य की बात है, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हर मतदाता, हर आदमी समझ नहीं पाता है। लेकिन हमने कहीं कुछ चर्चाएं सुनी तो हम सोच रहे थे कि शायद हो सकता है हर मतदाता, हर चौराहे पे खड़ा होकर के सिगरेट पीने वाला, कॉफी पीने वाला व्यक्ति हो सकता है इस बात को विचार कर रहा हो। क्योंकि जब मोदी साहब का जो स्पीच था वो रिफॉर्म्स को लेकर के जो बात की जा रही थी, और हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा, कहा जाता है, घर वाले कहें कि बहुत टंट है, पढ़ता नहीं है, स्कूल में ये इमेज है, लेकिन पता लगता है कि वो तो सीबीएसई को टॉप किया उसने। तो ये मतलब नहीं है कि उसने पढ़ाई कैसे की थी, नहीं की थी, रिजल्ट देखा जाता है कि हाँ उसने सीबीएसई टॉप की है। मोदी साहब का साफ कहना था कि पब्लिक के बीच कितना इमेज हमारी खराब हुई कि नहीं हुई, कितना विरोध हुआ नहीं हुआ, ये मायने नहीं रखता है। इसका मतलब देश का जो रुझान है वो ठीक है कि रिफॉर्म्स को चाहता है। सवाल यहाँ पे ये है, मैं एक बार आरपी विजय वर्गीय साहब के पास में जाना चाहूंगा। विजय वर्गीय साहब, नोटबंदी और जीएसटी के बाद कहीं ऐसा चल रहा है पार्टी स्तर पे है कि कुछ और कदम उठाने पड़े हैं जिससे तरक्की की राह समझ के चल रहे हैं मोदी साहब? देखो साहब, रिफॉर्म्स तो है, ये सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलेगी। और मोदी जी जब से आए हैं, जब से रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और ऐसे रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो आजाद हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेज के तरह जो जीएसटी लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। और ऐसा नहीं है जैसे अभी अशोका जी कह रहे थे कि सरकार, इनकी कांग्रेस सरकार ने इसके लिए एफर्ट्स किए। ये तो 1999 के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके मुखिया थे, उस समय जीएसटी को उन्होंने 3 आरबीआई के पूर्व गवर्नर्स के एक पैनल बनाया था, और उस समय जीएसटी काउंसिल भी उन्होंने खुद ने नियुक्त करी थी। असीम दास गुप्ता को उसका चेयरमैन बनाया था, जो 10 साल तक कंटिन्यूसली उसके रहे थे चेयरमैन। तो ये कहना, ये सतत प्रक्रिया, जो भी गवर्नमेंट होगी वो काम करेगी, रिफॉर्म्स के लिए काम करेगी। बीजेपी ने किया, उसको थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ाया, बट 10 साल के बाद भी इस रिफॉर्म्स को ये नहीं लेकर के नहीं पाए। उसके लिए बड़ा साहस चाहिए था, वो साहस इनमें नहीं था। ये एक्चुअली क्या, इनसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने उसका विरोध किया था। नो डाउट मोदी जी ने विरोध किया था, उसके पीछे रीजंस क्या थे ये किसी ने नहीं पूछे। मोदी जी ने विरोध इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था कि स्टेट को कंपनसेशन, उन्होंने 6,700 करोड़ रुपए का कंपनसेशन रखा था 2013 के अंदर। तो उन्होंने कहा साहब ये तो मेरा एक्चुअली खुद का 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो पूरा हिंदुस्तान इस कंपनसेशन को कैसे निपटेगा इस 6,700 करोड़ से। तो ये लाजमी था, बट इसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। अभी भी इन्होंने यही कहा कि भाई हम इसके लिए अलग से एक्ट लेके आएंगे, कंपनसेशन एक्ट अलग से लेके आए। अभी आप बात कर रहे थे कि साहब जितना बेनिफिट मिल रहा है वो उपभोक्ताओं को नहीं जा रहा, अशोका जी कह रहे थे। इसके लिए भी एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज है हमारे पास। उसको एक्चुअली पहले ये कहा गया था कि व्यापारी खुद अपने आप सुविधा से कर ले, नहीं तो उसको लगाएंगे, उसको तकलीफ आएगी। तो ये बात जेटली जी ने भी बोली है, और ये मुद्दा भी है कि एक्चुअली वो अननेसेसरी परेशानी में लाना चाहते हैं, उनको चेतावनी से काम करवाना पड़ता है। एक्ट बना दो आप, एक्ट का पालन करवाना बहुत इजी होता है, बट उससे क्या होता है फिर व्यवस्था बिगड़ती है। वो व्यवस्था नहीं बिगाड़नी थी, इस वजह से ये काम किया गया। दूसरी चीज आप जो बता रहे हो कि बीजेपी आज 22 साल से गुजरात के अंदर शासन कर रही है, 22 साल कंटिन्यूसली। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज कोई भी आदमी अगर 5 साल के बाद में दोबारा आ जाता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
यहाँ तो 22 साल के बाद में इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद में और कितने कास्टिज्म जातिवाद को बढ़ावा दे करके अब दलितों को अलग लाए, ओबीसी को अलग लाए, उन 3 बैसाखियों के बेस पे गुजरात का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। राहुल गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया, एक मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। या तो उनके फर्स्ट पोल के बाद में उनको ये पता लग गया था कि शायद कांग्रेस हारने वाली है, तो मणिशंकर अय्यर जी से शायद उन्होंने ये कहलवा दिया हो। ये भी आपको ये वर्ष है जो आप 3 लोगों का जो जिक्र कर रहे हैं, जिसका आप लोगों ने हज नाम दिया था। अभी पंकज जी जो कह रहे थे कि 2 तरह के रिफॉर्म्स होते हैं, एक पॉपुलर अब आप देख लीजिएगा। तो ये पॉपुलर रिफॉर्म्स भी तो हो सकता है कि देखो मैं आपको बताऊं, इनको तो बेनिफिट हुआ नहीं, मैं आपको बता दूं, जिनकी बैसाखियों पे राहुल गांधी जी ने नैया लगाने की, पार लगाने की बात करी थी, वो ऐसे आदमी है जिनके बेस पे, अगर आप, मैं नहीं मानता, आम पब्लिक इस बात को समझ ले कि क्या ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता देना लाजमी है। आज हार्दिक पटेल जिनके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित किया हुआ है। मैं माफी चाहूंगा, हार्दिक पटेल पे जो केस चल रहे हैं, आप उन केसों को, हार्दिक पटेल देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा इस जगह डिफर कर रहा हूं कि हार्दिक पटेल में ऐसा कोई केस नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि सरेआम किसी का मर्डर किया हो, किसी की जेब काट ली हो, किसी के साथ रेप किया हो। वो देखिए वो केसेस है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बोलते हैं देश के विरोध में, नहीं वो देखिए बहुत बड़ा केस होता है, वो एक अलग बात हो सकती है कि देखिए वो पार्टी आपकी थी, सत्ता में आपकी, हार्दिक पटेल ने ऐसा कोई देशद्रोही वाला काम ऐसा नहीं किया। कोर्ट को देखिए, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक आंदोलन है ना। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने जिस तरह का उग्र किया, उसकी अपेक्षा किसी से नहीं की जा सकती। ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस से पाटीदारों ने पूरी टक्कर ली। आज गुजर जो यहाँ के हैं, उनके ऊपर भी देशद्रोही के कई ऐसे वेपन्स के और इनके केस थे। क्या बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने देश को विघटित करने के लिए यहाँ पे उस वक्त लाठियां उठाई थी या पटरियां रोकी थी? हम कह सकते हैं बात? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो विरोध उन्होंने किया, उन्होंने 2 चीज का विरोध किया कि एक, या तो आप इस आरक्षण को बंद करो या हमको आरक्षण दीजिए। आपको पता पाटीदार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद पाटीदार थे, वो पटेल थे। उन्होंने कभी भी, जब उनके टाइम की बातें थी, तब उन्होंने इसका, देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि उसको नहीं मांगा। आरक्षण के विषय पे अगर आरपी विजय वर्गीय साहब, आरक्षण का जो विषय है, वो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को इस पे बोलने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ना दायित्व बनता है। आज हमारा वजह साहब है। देखिए, जब आवश्यकता पड़ती है, जब महसूस होता है कि ये कम्युनिटी, ये जाति हमारे पक्ष में आने से 5 साल के लिए हमारा रास्ता साफ कर रही है, हमेशा राजनीतिक दलों ने उसको यूज किया है। राजस्थान की बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। मैंने एक मुद्दा इसलिए किया कि बेसिकली जिस बात, आज राहुल गांधी ने, नो डाउट आज की तारीख में उनमें कुछ, अभी आज वो अध्यक्ष भी बने, उसके बाद में हो सकता है उनमें कुछ सुधार आए हों, बट उनको ऐसा लग गया था कि हार निश्चित है, उस वजह से भी शायद उन्होंने कुछ चेंजेस किया। और एक बात बताऊं, मैं आपको ये कह रहे हैं कि भाई 2 डिजिट, अब ठीक है 2 डिजिट हुई, 100 अगर होती तो 3 डिजिट होती, अब 99 रह गई तो वो 2 डिजिट है। तो ये कहने की बात है, बट वही जैसे पंकज जी ने बोला था कि चाहे 2 वोट से जीते, चाहे 2 लाख सरकार बनी सर, लेकिन हमारे एक आम भाषा है जिसको हम समझते हैं कि ये जो गुजरात का मैंडेट जो मिला, आपको भी मिला, ये भी थोड़े आप हुए हैं, उसमें सीधी सी एक भाषा हम प्रयोग में करता है कि मनसाराम भाणजा, मनी मन जान जा। तो आप भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं, दोनों पार्टियां समझ भी रही हैं। देखिए, मोदी साहब अंदर से समझते हैं, रिफॉर्म्स की बात करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्मार्ट मैंडेट कहा जा सकता है इसे 99-80 को। वजह साफ है कि वहां के पब्लिक ने जो एक इमोशनल स्पीचेस जो नरेंद्र मोदी साहब के स्पीच में रहा, उसका भी पूरा ख्याल रखा। यूं तो देखिए, अब ऊंजा जहां से वो रहने वाले हैं, वहां से चुनाव हार गई बीजेपी, जिस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। वैसे तो वहां के क्षेत्रीय लोगों ने भी अपने बालक का ध्यान नहीं रखा, लेकिन उन्होंने ये अपील की गुजरात की पब्लिक से। और देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, आज जो मतदाता होता है साहब, वो सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये एक्चुअल बात है, ये आपको विचार करना चाहिए, दोनों पार्टियों के आप लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंकज गिया साहब बता सकते हैं इस बात को। लेकिन चले कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति अगर देश की राजनीति में फेडरल सिस्टम का मुखिया बन करके बैठा है, तो आज नहीं तो कल कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर गुजरात के प्रति रखेगा। एक बड़ा कारण है कि देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को गेन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बात कांग्रेस की भी कहें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इससे निराश नहीं है, जो मतदाता ने जो अपना समर्थन दिया उससे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अपनी बात चल रही है जीएसटी के और डिमोनेटाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेसिकली कोई इम्पैक्ट आप देखेंगे, इससे पहले भी 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं,
जीएसटी के आने के बाद में एक महाराष्ट्र का नगर निकाय के चुनाव थे, पूरी तरह आ रहे हैं और नहीं आ रहे साहब, आप फिर गलत कह रहे हो। आप इसके अलावा महाराष्ट्र में तो बेनिफिट मिला है इनको। और लातूर अरे सर, मैं वो बताऊं, आप देखिए, एक बात अगर टोटल इलेक्शन पे जाएंगे, टोटल इलेक्शन पे जाएंगे तो टोटल में वो तो वही आप उससे बात एमपी के पहले इलेक्शन देख लीजिएगा, ये 27% बाई इलेक्शंस हुए हैं। जब वोट बढ़ता तो डेफिनेटली परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नहीं, लेकिन विजय साहब, आप 27% बहुत बड़ा फॉल है अर्बन में साहब। आपने उसमें, लेकिन जब पालिका 27% बहुत बड़ा फॉल है। जाएंगे तो उसमें नुकसान हुआ है 2016 आपको मैं बताऊं, 2016 के इलेक्शन तो भी वो पुरानी दयाली इससे बहुत ये बड़ा गुजरात फॉल के है। अंदर है, एक तरफा जीत बीजेपी ने ली थी 2017 के अंदर। खैर, लेवल हुआ भी है, लेकिन मोदी साहब इस बात को नो डाउट रिजल्ट डिपेंड आज पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो रीथिंक करेगा कि ऐसे क्या कारण रहे जब सौराष्ट्र में, कच्छ के अंदर हम कमजोर रहे। आज फार्मर्स की हो सकती है कोई मुसीबतें हैं, कोई तकलीफें हैं, और क्या मुसीबत है? डिमोनेटाइजेशन से तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। चल, मैं एक बार पंकज गिया साहब के पास में जाना। पंकज जी, ये देखिए, दोनों तरफ के दावे कहे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक चर्चा का विषय बन चुका है गुजरात का जो मैंडेट है। हिमाचल पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, हिमाचल के एप्पल खा रहे हैं लोग, मस्त हो रहे हैं, बट गुजरात को लेकर के सब चर्चा कर रहे हैं कि 99 सीट, हर जगह की चर्चा है। और जैसे मैंने कहा भी कि मोदी साहब अंदर अंदर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि 2014 में जो परोसी हुई थाली थी, हर कोई, अब तो बीजेपी के लोग करते होंगे मोदी मोदी, उस वक्त एक्चुअल में जो यूथ बैग पीछे उसके लगे हुए थे, वो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहां मोदी नहीं सुन रहे थे उनको, लेकिन वो कर रहे थे वी वांट मोदी। अब मुझे लगता है कि वो वॉइस थोड़ी सी डाउन होती जा रही है, जिसपे मोदी साहब को चर्चा करना होगा। और मोदी साहब इस बात को अंदर से महसूस भी कर चुके हैं कि 2019 मेरे लिए वैसी परोसी हुई थाली नहीं है जो 2014 में मिली थी। पंकज जी, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 99 और जीत की बात समझे। हम सेंचुरी बनाने से चूक जाते हैं तो क्रिकेट में बैट्समैन को बड़ा दुख होता है, लेकिन मैच जीत जाता है तो वो दुख उसका परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा, गुजरात एक स्पेशल चुनाव था। आपने एक बहुत स्पेशल बात कही कि जब देश का मुखिया गुजरात से हो, तो गुजरात ये एक्सपेक्टेड था कि आपको इमोशनल वोट भी मिलेगा, और अगर उन्होंने इमोशनल अपील करी तो मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास में आऊंगा। चलिए, खास खबर में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव संपन्न हो गए। हालांकि अभी जब तक के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार नहीं बनेगी, तब तक पूरी तरह से हम संपन्न नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरा जो एक क्रम था सरकार के एक चरण तक कि हाँ कौन बनेगा सरकार का, किस पार्टी की सरकार बनेगी, वहां तक का काम हुआ। नॉमिनेशन, उसके बाद मतदान के बाद काउंटिंग, और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसी दरमियान जिसको लेकर के एक चर्चा बड़े, हम कहें कि 8 नवंबर 2016 से चल रही थी, पहले नोटबंदी, फिर जुलाई में जीएसटी, और अब चुनाव परिणाम। 16 के नोटबंदी के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जिसको मोदी साहब ने जम के बुलाया और कहा, बड़े अंदाज में कहा उन्होंने। देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस बीच कि सैद्धांतिक, नैतिकता, ये सब बातें करते हैं, और बात केवल राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, समाज के हर तबके में हास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोकतंत्र में पहले राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे सत्ता हथियाने के लिए, जिसमें ताकत होती थी वो हथियार लेता था या अपने को सरेंडर करके दोस्ती करते थे। अब हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता ताकत है, तलवार उसकी चलती है जो ईवीएम पे चलाता है। और अब तो नोटा भी होता है, जो एक रोचक बात है कि 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग कर लिया। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें डिफरेंस से ज्यादा नोटा लोगों ने दबाया है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे बारीकी से विचार करना होगा राजनीतिक दलों को, कैसा मोह भंग क्यों हो रहा है। 5 लाख मतदाता अगर अपना मोह भंग कर दें, किसी राजनीतिक दल में हमें विश्वास नहीं है कि इनको वोट दिया जाए, तो एक प्रश्न उठता है। इसी तरह से ये मैदान जंग है, और जिसके पास में जैसी रणनीति है, अगर समय पर उसका प्रयोग नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि पब्लिक के चाहते हुए भी विकास के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, कोई उस पर चर्चा नहीं करता है। गुजरात के चुनाव के तो एटलीस्ट कही जा सकती है कि पार्टियों के नेता एक दूसरे के भाषण का वेट करते थे कि वो क्या बोलेगा, उसके बाद मेरी भूमिका तय करूं मैं। खैर चले, लेकिन रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे थे। पंकज जी के पास ब्रेक से पहले हम थे। जी पंकज जी, आपके पास थे हम।
मैं ये कह रहा हूं कि जो गुजरात का चुनाव है उसने दो चीजें हमको स्पष्ट दिखाई है। फिस्कल रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन फिस्कल रिफॉर्म कॉशन के साथ आने चाहिए। इस तरीके से नहीं आए कि वो ट्रेड को डिसरप्ट करे, वो व्यापारिक समुदाय या जो भी समुदाय व्यापार में लगे हुए हैं उनको हानि पहुंचाए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पॉपुलिस्ट मेजर है वो एकदम से कर्टेल नहीं किए जा सकते। आज हम को पॉपुलिज्म और फिस्कल दोनों में एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। इमोशन की अपील से सब कुछ है। गुजरात बीजेपी ने जीता, एक बड़ी अच्छी जीत है, लेकिन आने वाले टाइम में चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे इमोशनल अपील नहीं है। वहां पे मोदी जी राजस्थान के नहीं है, मोदी जी मध्य प्रदेश के नहीं है, और दोनों में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटका कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी आपको दोनों मुद्दे मिलेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फिस्कल रिफॉर्म्स हार्ड फॉट फिस्कल रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, उसको सॉफ्ट कुशन के साथ लाए। फिस्कल रिफॉर्म्स जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, हमने ये सुना कि वहां पर एजेंडा नहीं था। आरक्षण की बात हमने सुनी। आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर समुदाय चाहता है आरक्षण। बिल्कुल, हम अगड़े लोग हैं, जो अग्रिम समाज है वो भी चाहता है कि हमारा जो कम पढ़ा लिखा या गरीब तबका है उसको भी आरक्षण मिले। बिल्कुल, तो आरक्षण में ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई आरक्षण की डिमांड, या तो आरक्षण पूरी तरह खत्म हो और वरना सबको आरक्षण मिले और आरक्षण का एक हो। लेकिन 50% की जो सीलिंग है उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं कर रहा, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, जहां पर हमको समझना पड़ेगा फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसी देश के लिए अच्छी है। और मोदी जी का अगर हम डेवलपमेंट एजेंडा को देख रहे हैं तो हमने ये पाया कि उस डेवलपमेंट एजेंडा के उनको बेनिफिट लॉन्ग रन में मिल रहे हैं। जीएसटी का बेनिफिट तत्कालिक रूप से उनको नहीं था, एंगर था लोगों में, लेकिन उन्होंने उस एंगर को समझा, उसको चेंज किया, रेट रिडक्शन करी। हमने असोपा साहब की बात सुनी कि 18% की डिमांड थी, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आपने ही पार्लियामेंट में एग्री किया कि 18% से ऊपर भी लगा सकते हैं। नहीं, वो तो इलाज नहीं था। इलाज मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा स्टेटमेंट करेक्ट करें। हमने कहा कि जब डिले हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, आप हमारी 3 मांगे नहीं मान रही है, तो चलिए जो आप करना चाहते हैं वो करिए, ऐसे मत बोलिए प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट। मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ किसी को। कोई बात नहीं। पर असोफा साहब, इससे नुकसान तो देखिए राज को, तो डिले हो रहा था, हमने मान लिया, फिर और क्या हो रहा था। अब आप आ गए ना उसी बात पे, हम सांस ले रहे हैं, सब उसी बात पे आ गए। आपके वोट से ये बात पक्की है कि पार्लियामेंट में बिल पैसेज नहीं रुक रहा था। तो आप फिर और अगर मेजोरिटी जहां पर होती है फिर तो क्या डिले क्यों किया साहब? आप भी जीएसटी फिर डिले क्यों किया? जीएसटी में गुड साइड आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको ये समझना पड़ेगा फिस्कल रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं और हमको आगे बढ़ना है। तो फिस्कल रिफॉर्म्स सॉफ्टनेस के साथ हमको बढ़ना पड़ेगा। आगे हमको समझना पड़ेगा, बीजेपी को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। वोट शेयर और वोटिंग पैटर्न डिफरेंट चेंज हो रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, पहले चाय की थड़ी पे आई एम मोदी के मुखौटे लगाए हुए लोग खड़े रहते थे और ब्लाइंड फॉलोइंग थी। आज हम उनकी पॉलिसीज को क्वेश्चन करने लगे हैं। मैं एज अ कंसल्टेंट आपको ये बता सकता हूं, हमारी देश का जो एमएसएमई सेक्टर है। एक सेकंड सर, मैं आप ये बात जो कह रहे हैं, मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, बात ये नहीं है कि मोदी जी को लाइक डिसलाइक की बात नहीं है। मैं उस मतदाता की स्मार्टनेस को भी सैल्यूट करता हूं कि जो अपने वोट के कर्ज का हिसाब भी मांगता है कि ये इस वजह से वोट नहीं दिए मिस्टर मोदी, आपको ये सब कुछ बिल्कुल इस नजरिए से हमने दिया था। और मुझे लगता है कि जो ये बेशक सरकार बनाने में कामयाब हुई है बीजेपी, और सरकार में आपने सही कहा कि 2 से जीते चाहे 50 से जीते, सरकार होती है, सरकार बन जाती है। लेकिन एनालिसिस करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए ये जो मैंडेट है, ये बहुत ऐसा मैंडेट है कि मोदी साहब को 2019 के लिए विचार करना पड़ेगा कि आखिर लोग नाराज क्यों हो रहे हैं। नाराज इसलिए हो रहे हैं कि आज जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की आ रही है वो एमएसएमई सेक्टर को खत्म करती जा रही है, छोटे व्यापारियों को, जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो सकता है, और जो हिंदुस्तान के पूरे व्यापार में करीब करीब 50 से 70% का हिस्सा रखता है। और रोजगार अगर देता है तो वो कम से कम 40% से ज्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। और अगर हम आज पॉलिसीज की बात देखें तो सारी जो भी पॉलिसीज आ रही है वो बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देते हुए आ रही है। इसलिए वहां पर हमको विचार देखना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा
क्या डेवलपमेंट का मतलब जी ऑर्गेनाइज्ड और एक मेरा छोटा सा सवाल उद्योगपतियों को है, benefit मेरा एक देना। छोटा सा सवाल है पंकज जी, यहाँ पे जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं और रिफॉर्म्स देखिए सतत प्रक्रिया, देश आजाद हुआ है, उसके बाद रिफॉर्म्स अगर नहीं होती तो आज हम इतनी तरक्की भी नहीं कर पाते, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ एक बात मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि बड़े उद्योगपतियों को ध्यान रख करके और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, एमएसएमई सेक्टर से खत्म हो रहा है, तो ये रिफॉर्म्स की वजह से ये मान के चला जाना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे घटने वाली नहीं है फिर तो? देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और चाहे बैंक लोन्स हो, हमने ये देखा एक आम आदमी लोन लेने जाए 1 करोड़ रुपए का लोन ले, उससे इतनी फॉर्मेलिटीज कराई जाती है, और हमारे बड़े उद्योगपति जो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं, और उनके लिए वापस बैंक का पूंजीकरण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसमैच है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि उनको हम अभी भी कुशन दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रही, उनको कोई जेल में नहीं डाला जा रहा, लेकिन अगर एक छोटा व्यापारी लोन डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके ऊपर सारे विभाग एक साथ टूट पड़ते हैं। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आज किसान क्यों हतोत्साहित है। आज किसान को उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा। एमएसपी की जो बात करते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आज कोर्स करेक्शन वापस से बीजेपी को करना पड़ रहा है, और वापस फार्मिंग सेक्टर की तरफ उनको देखना पड़ रहा है। तो फार्मिंग सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो देश का वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर था, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम एक्चुअल उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो भी अगर नहीं दे पाएंगे। अभी आपने 2 दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि पास में ही 20 पैसे किलो में आलू बिक रहा है। तो अगर मिनिमम सपोर्ट गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर पाएगी, नहीं देगी तो किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल। और यहाँ एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है, कांग्रेस के साथी हो चाहे किसान नेता हो, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, ये बहुत बार ये बात उठाते हैं कि 8,32,000 करोड़ का एनपीए है अभी हमारे बैंकों का, जो घुमा फिरा के कई बार जेटली साहब उसे अप एंड डाउन करते हैं। पिछले दिनों भी जेटली साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पूछा गया था कि आप एक नया बिल लेकर के आने वाले हैं, और किसान का तो इतना कर्जा भी नहीं, उसे माफ क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आप अनिल अंबानी का बाकायदा उसमें जिक्र भी किया गया 45,000 करोड़ रुपए आप एक ही फर्म में उन्हें बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की चीजें आ रही हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि किसान का वो इतनी सी डिमांड करता है कि 12 महीने मेरी जो क्रॉप है उसका सपोर्टिंग प्राइस के आधार पर मेरी उसकी खरीद होनी चाहिए। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि आलू की क्यों नहीं होनी चाहिए? वे अगर गवर्नमेंट के पास में संसाधन हो, हमारे यहाँ जब इतनी अभी व्यवस्था नहीं है कि कौन सी क्रॉप कितनी जा रही है मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू होगी, उस हिसाब इतना स्मार्ट हमारा किसान भी बहुत भोला किसान है, उसका तो इतना पैसा ही नहीं, अगर माफ भी करवाया जाता है तो उस पर लेकिन सवाल हो रहे हैं। अब कमेटियां बैठा रहे हो, बहुत नियम कायदे बदले जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में सफेद हाथी के रूप में कह सकते हैं, मुझे लगता है कि एक तो फैशन हो जाएगा ये तो कि आप बड़ा व्यापारी हो जिसका नाम होना चाहिए। मुझे एक ध्यान है कि बेल्लारी में राजस्थान के एक स्टील व्यापारी हैं, उनके 300 करोड़ रुपए की यूनिट है, उन्होंने कह भी दिया कि हम इतना सा वक्त हमें दे दीजिए, लेकिन तालाबंदी की पोजीशन में है। ऐसे एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा है, 300 करोड़ का व्यापारी है, तो उन लोगों को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और साफ है उसमें कि नोटबंदी के बाद में कुछ स्थितियां थोड़ी सी हम लोगों से बिगड़ गई, लेकिन समय के साथ में 1 साल का वक्त हमें दीजिए, हम पूरी चीज चला देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन पता नहीं अब सरकार का जो है, ये भी एक रिफॉर्म्स ऐसे है कि आप किसे पनपाना चाहते हैं, किसे डुबोना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी की सहन शक्ति एक लंबे समय तक नहीं रहती है। आप अगर बेरोजगार को बेरोजगारी बनाए रखोगे तो वो अराजकता का दूसरा नाम बेरोजगारी भी। आरपी विजय साहब बीच में कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको जानना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एक्ट लेके आई है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट जो बैंकों का जो पैसा फंसा पड़ा है, वो चाहे छोटों का हो चाहे बड़ों का हो, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो बड़ों का पैसा फंसा पड़ा है। आप कह रहे हैं कि भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है, इंसॉल्वेंसी एक्ट एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है, ये दुनिया को अभी पता नहीं। अमेरिका की शेप है वो, नहीं किसी उसी को फायदा है, वो खुद ही अपनी यूनिट को खरीद सकता है। पहले मेरी बात नहीं साहब, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे यही प्रावधान नहीं है जो अपनी यूनिट को खरीद सके। इस इंसॉल्वेंसी एक्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो अपनी यूनिट को नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही है। एफआरडीआई भी आप ही ला रहे हो, एफआरडीआई भी आप ही ला रहे हो। बेसिकली ये जो रिफॉर्म है ना, जो आप जो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आप यूएसए की बात कर रहे हो, वहां ये हो सकता है, यहाँ ये नहीं हो सकता। अभी पिछले दिनों आपके बीजेपी के लोग इसको एग्री करके गए यहाँ पर। मांग करने वाले अलग चीज है, बीजेपी के ही पैनलिस्ट कहाँ भर के गए इसकी। आज जितने भी नाम आ रहे हैं, चाहे आप मोनिट इस्पात हो, चाहे दुनिया भर के जितने भी स्टील वाले ज्यादा है उसके अंदर,
उनको सबको तकलीफ आ रही है और वो ये चाह रहे हैं कि साहब हमको कुछ मिनिमम टाइम दिया जाए, उसमें टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बराबर लागू हो रहा है और ये सिर्फ उन बड़े आदमी को जो फायदा किसी ने पहुंचाया था और जो एमपी हो गए थे उनको ये है कि नए हाथों में। मैं एक जानकारी और चाहूंगा, गवर्नमेंट चाहे आपकी हो चाहिए, कि ये बड़ी रोचक बात है कि आज जैसे पंकज घिया साहब ने कहा, कोई भी अगर आप हमें से अगर कोई लोन लेता है तो पहले गिरवी चीज रखी जाएगी जिसकी वैल्यू से कम आपको लोन मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका वैल्यू एडिशन ही नहीं किया उन्होंने और उसके आधार पे लोन भी देते चले गए और लोग बाहर निकल जाते हैं, हमारे हाथ से निकल जाते हैं। बड़ी एक विडंबना की बात है और उसको अगर आम ग्राहक अगर भुगतता है तो मुझे लगता है कि ये तो एक पीड़ा की बात होगी। एक बात विजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। विजय जी ने एनसीएलटी की बात करी, इंसॉल्वेंसी बैंक कोड की बात करी। व्यापारी के ऊपर कार्रवाई हुई, किसी भी बैंक वाले पे कार्रवाई हुई क्या कि उसने एक ही एसेट पे 5 बार लोन दे दिया? लोन क्यों दिया जबकि इतने का उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कोलेट्रल नहीं है। एक गुडविल को, एक ब्रांड को 5,000 करोड़ मान ली, अपनी मनमर्जी है, आप कुछ भी मान लीजिए। अब इंसॉल्वेंसी कोड की बात सुनिए, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, मैं बैंकरप्ट हो गया, 20,000 करोड़ का लोन लिया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं वहां पे एक एप्लीकेशन लगवा देता हूं, मैं एब्सॉल्व हो गया। वो मेरी संपत्ति है ही नहीं, 20,000 करोड़ का लोन लिया, आज संपत्ति वहां पे 200 करोड़ की है, जो दूसरा लेगा वो 150 करोड़ में खरीदता है, वो 19,850 करोड़ का क्या हुआ? जिसने, जो चेयरमैन था जिसने लोन लिया था, क्या उससे वसूली होगी? क्या उसको जेल में डाला जाएगा? नहीं, ये कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी कोड, बैंक अपनी एसेट ले लेगा लेकिन एसेट होगी तब लेगा ना। देखो मैं आपको, और उस वैल्यू की होगी क्या? पंकज जी मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपकी बात बिल्कुल लाजमी है कि जितना उसका पैसा मिलेगा उसके अंदर सेटल करना। बट होता क्या है बेसिकली कि उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। हाँ, रही बात आप जो बात कर रहे हैं कि भाई छोटे आदमी को कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी मिलता है। बट 90% क्या होता है, बैंक वाले है ना परेशान करते हैं, बैंक वाले उस लोन को देते नहीं है और 10 चक्कर कटवाते हैं। उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सीधी शिकायत करो। शिकायत करा, उन्होंने कहा है कि जब तक हम आप हमारे को शिकायत नहीं करेंगे हमको पता नहीं पड़ेगा। और वास्तव में हो भी यही रहा है, बैंक वालों के पास आप जाते हैं, पैसे वालों को बैंक पैसा दे देता है, बट गरीब आदमी को पैसा नहीं दे रहा है। और उसके पीछे रीजन यही होता है, मैं आपको बताऊं कि उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो जाके शिकायत करे तो उसको लगता है कि यार मेरे को आगे कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई पुलिस वाले को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस चर्चा में, इस व्यावहारिक पक्ष की चर्चा में अपना समय को थोड़ा सा बड़ा कीमती है, इस प्रोसीजर की बात करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। आपने जितने विषय पिछली बहस में छेड़े हैं, मैं आपकी इजाजत से एक एक लाइन में उन सब बातों का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर विषय था। आप ले गए उसको गुजरात के, आप गुजरात के जातिवाद पे ले गए। अभी जिस मौके पे नहीं खत्म नहीं, ऐसे आपकी बात का जवाब दिए बिना खत्म नहीं होगा, आ जाती है वो, नहीं आएगी सब चर्चा। आप बताइए, ये इस बहस में मैं बैठा हूँ, आपके गलत आरोप का जवाब दिए बिना मैं उठ नहीं सकता। आप जिस मौके में यहाँ बैठे हैं उस मौके पे अलवर में सचिन पायलट जी ये आरोप लगा रहे हैं वसुंधरा राजे पर कि वो झुंझुनू में आज और सुबह से शाम तक जाट समाजों में अलग जातियां, सारणों से अलग, गोदारों से अलग, रुकिए और सुनिए ऐसे नहीं मिस्टर श्रीमान, मैंने आपको टोका नहीं है, मैंने आपको टोका नहीं है, मेरी बात सुनिए आप, सर एक बात सुनिए, एक बात अब राजपूतों से, मालियों से, मैं एक बात कायम खानियों से, सर एक बात कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आप एक बात 2 सेकंड मुझे दीजिए। नहीं एक बार में देखिए, हम इस चर्चा को डाइवर्ट नहीं करते। नहीं डाइवर्ट आपने किया, आपने खारिज कर दिया, विधायक मैंने खारिज कर दिया, नहीं मैंने विधायक है वहां का दिया, आपने जिग्नेश मेवाणी जो विधायक है उसको आपने जातिवादी नेता कहा। वसुंधरा जी मीटिंग करी है वहां पे, वसुंधरा जीते हुए विधायक है, मैं सर वसुंधरा जी मीटिंग करी है सर, मेरी बात सर आपको इनको टोका नहीं, वसुंधरा जी मीटिंग करी है, सुनेंगे नहीं आप आसोबा साहब पहले बात सुनिए। देखिए चर्चा को हम सर वसुंधरा जी मीटिंग कर रही है, मैं जातिवाद, मैं तो एक बात सुन लीजिए मेरी, वसुंधरा राजे अगर बात कर रही हैं जातिवादी, सर एक बार बात तो मीटिंग कर रही है सर, सर एक बार आप बात सुनेंगे क्या? सर
क्यों नहीं सुन रहे? आप बात सुनिए। आप वसुंधरा राजे ने ना तो ऐसा कोई गुनाह किया और न मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कोई नई पहल की है कि जातियों के लोगों से मिल रही है। ऐसा आज एजेंडा भी नहीं है। मेरे नजर में है कि वसुंधरा राजे को नया ऐसा काम नहीं कर रही है कि झुंझुनों में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव अलग से बोल रहे हैं, चुनाव नहीं है। तब आरोप लगा सकते हैं। देखिए, आरोप किसी पे कोई जवाब लगता है, आरोप का इशू नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे ऐसा ना कोई गलत काम कर रही है, ना कोई अलग जा रही है। अगर किसी जाति से या हम पहले मुद्दे पर हमारे पास सब दुनिया जानती है, 7 मिनट का आपके असली रूप को सब दुनिया जानती है। सर देखिए, दुनिया ने हमारे को गुजरात के अंदर तभी सर 55 में से तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिगर सुन लीजिए, आप फिगर सुनिए। सर रिफॉर्म से बात करें, अगर कुछ बचा है तो नहीं, मैं पंकज के साथ बात करना चाहता हूँ। आप फिगर सुनिए और आज शासन हम ही करेंगे। आप फिगर सुनिए। हम सर रिफॉर्म से बात करें। सर गुजरात पे कल हम 7 घंटे बहस कर चुके हैं। हमारे सर देखिए, हमारे भड़ास का कोई सवाल नहीं है। प्लीज सर एक बात सुनिए। हमारा जो सर दर्शक जो हमारा बहुत लिमिटेड दर्शक है, लेकिन हमें सुनते हैं। हमारी बहस को लेकर के रात को हमें कॉल्स करते हैं कि बहुत मजा आ रहा था, आप इस बहस को डाइवर्ट मत होने दीजिए। वो हमारी चैनल से चाहे बहुत कम लोग देखते हो, लेकिन हमारे तो हम डाइवर्ट नहीं जाने देना चाहते हैं। मैं माफी चाहूंगा, हम डाइवर्ट नहीं जाते हैं, मुद्दे पे चर्चा करते हैं, मुद्दे पे हम एक्सरसाइज करते हैं। ये हमें हमारे स्वाभिमान के साथ हमें गर्व भी है कि आप जैसे हमारे साथ पैनलिस्ट आते हैं और जो एक साफ सुथरी चर्चा करते हैं। देखिए, हम व्यक्तिगत उसमें ना जाएं कि सचिन पायलट साहब ने क्या कहा, वसुंधरा जी ने क्या कहा। ये बहुत लंबा टाइम पड़ा है, नवंबर में, अक्टूबर में जब भी चुनाव होंगे, बहुत वक्त मैं फिस्कल की बात पे आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप रिफॉर्म्स में आइए, रिफॉर्म्स से आइए, जवाब देंगे विजय वर्गीय साहब। रिफॉर्म्स में आइए, बोलिए, आप बोलिए। जवाब देंगे तो फिर नहीं देंगे, आप बोलिए। देखिए, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में चूंकि बात हो रही है, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जो गिया जी ने बात उठाई, और किसान पीड़ित है। ये गुजरात के चुनाव ने कैसे दिखाया है कि सूरत, राजकोट, बड़ौदा और अहमदाबाद की 55 में से 46 सीटें बीजेपी जीती है। उनकी 99 में से 46 निकाल दो तो 53 रहती है, और कांग्रेस की 80 में से 9 निकाल दो तो 71 रहती है। तो इन 4 जो ये इलाके हैं जो गैर कृषि प्रधान है, उसके अलावा जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस 71 पे जीती है और भाजपा 53 पे जीती है। ये साबित करता है कि कृषि और एमएसएमई, जिसका पंकज जी ने बड़ा सही दिशा में ले गए बात को, वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरह निराश है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। नोटबंदी का चाहे कोई परिणाम किसी राज्य में आ गया हो, लेकिन मुझे बता दे, पंकज जी भी टैक्सेशन के लोग हैं, टैक्स कलेक्शन घटा कि नहीं घटा, और जीडीपी गिरी कि नहीं गिरी। भ्रष्टाचार की बात उठाई, जैसे उसमें भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो नोटबंदी जिसके मेरे घर में करप्शन तो आप बोलिए नहीं, महेश भाई शाह के 13,680 करोड़ का, वो महेश भाई का ही पता नहीं है जिंदा है कि नहीं है। एक बात सर मैं बताऊं, नहीं सोपा जी, आप जिस बात के कर रहे हो ना, कि इतना परसेंटेज बढ़ गया, किसी आदमी का 50 लाख का टर्नओवर हो सर, मैं ये नहीं कह रहा, करोड़ हो गया, मैं ये नहीं कह रहा, परसेंटेज मैं ये कह रहा हूँ कि आज 13,000 करोड़ नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पुनर्पूंजीकरण की, वो जस्टिफाई ही नहीं है। मैं पुनर्पूंजीकरण की बात कर रहा हूँ, ध्यान दिया राहुल गांधी जी को दिया या कांग्रेस ने, मैं पुनर्पूंजीकरण की बात कर रहा हूँ। एहसास नहीं था कि ये हमारे लिए आप किधर जा रहे हैं सर, उल्टा पड़ा था। वो बात मैं पुनर्पूंजीकरण, आप 1 मिनट में करें, 1 मिनट में जवाब दिलाऊंगा। 2 लाख करोड़ रुपए का पुनर्पूंजीकरण करने से अपन फिस्कल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ा जी, बताइए, बढ़ा जी, बढ़ता भी जा रहा है। 2 लाख का पुनर्पूंजीकरण किन के लिए है? किसानों के लिए? पंकज जी ने कहा नहीं है। किसके लिए? बैंकों की एनपीए सुधारने के लिए। बैंकों की एनपीए किनके कारण बढ़ी, वो पंकज जी ने बता दिया, किसानों के कारण नहीं बढ़ी, एमएसएमई के कारण नहीं बढ़ी। जानते भी हैं, जानते भी हैं, सवाल होगा। देखिए, केंद्र सरकार किनको आप रुकिए, एक बात एक सेकंड देखिए, समय नहीं है, मैं एक सेकंड रोकना चाहूँ। विजय वर्गीय साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों के नेता हैं और इनको भी अपने नेता, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको अपनी बात को कहना है, क्योंकि दर्शक आने वाले दिनों में एनपीए बड़ा चर्चा का विषय होगा इस देश में। और क्या वास्तव में एनपीए से कोई देश को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई बेनिफिट होगा। दूसरी बात, क्या आज ये दावे के साथ में दोनों राजनीतिक दल कह सकते हैं, कांग्रेस भी कह सकती है कि एनपीए इनके कारण बढ़ा और ये दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ये मानना चाहिए कि उंगलियां इधर भी हैं। देखिए, एनपीए और बैंक फंडिंग, चाहे इंसॉल्वेंसी कोड की बात करें, चाहे हम ये
एनसीएलटी की बात करें, हम ये देखते हैं कि आज जो एक्शन हो रहा है, लोन हो सकता है किसी भी पीरियड में किसी भी व्यापारी ने लिया हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आज 2014 के बाद 3 साल गुजर चुके हैं, हमारा 3 साल से हमारा भी फर्ज बनता था कि उसको मॉनिटर करते। आज हम एक्शन क्या कर रहे हैं? एक्शन ये कर रहे हैं कि हमने एक वे आउट दे दिया। 20,000 करोड़ का डिफॉल्ट है, 200 करोड़ की संपत्ति है, 2,000 करोड़ की संपत्ति है, उसके अलावा एनसीएलटी क्या रिकवरी कर पाएगी? 18,000 करोड़ तो आपका गया, और उस 18,000 करोड़ की भरपाई करने के लिए आपने बैंक का रिकैपिटलाइजेशन किया। वो पैसा कहां से गया? वो आपने और हमने जो टैक्स दिया, उस टैक्स का पैसा वहां पर रिकैपिटलाइजेशन में गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको इजी वे आउट नहीं दीजिए, बैंक्रप्सी कोड में उनको कवर कीजिए, बट उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए। इनको इजी वे आउट, ये एनसीएलटी एक इजी वे आउट है। बहुत अच्छी बात। रघुराम राजन जो भूतपूर्व गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने ये जो आपने तो उनको हटा दिया, साहब की बात मत करो। हटा दिया नहीं हटा दिया, देखो ये प्रिविलेज होता है किसी भी गवर्नमेंट का। उनका क्रेडिट मत लीजिए। रघुराम राजन ने रिकैपिटलाइजेशन का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। उससे हम चुप थोड़ी हो जाएंगे साहब। मैं ये नहीं कह रहा आप चुप हो। पंकज तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है। देखो इकोनॉमिस्ट जब कह रहे हैं तो चीज को मानना पड़ेगा। आज किसी चीज का मैं मास्टर नहीं हूँ तो मास्टर के ये भी तो कह रहे हैं आम आदमी। एक माफी चाहूंगा, देखिए इकोनॉमिस्ट का भी आजकल इकोनॉमिस्ट भी हवा के साथ चलने लग गए। मुझे लगता है कि जिस इकोनॉमिस्ट का लोहा दुनिया मानती है, मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कहा कि नोटबंदी भारत की अर्थव्यवस्था का काला दिन था। क्या मानेंगे उनको? नहीं, देखो सब मैं आपको बता दूं, वो एक पॉलिटिशियन के साथ के साथ। देखो आज वो तो तर्क के साथ बता रहे हैं सर, तर्क के साथ बता रहे हैं। वो तर्क नहीं है साहब, उनका जो तर्क है। आज एक बात बताऊं कि इस समय जब इंदिरा गांधी थी, उस समय यशवंतराव चौहान खुद ये प्रपोजल लेके आए थे, बट इंदिरा गांधी जी मैं आपकी बात देखिए, मेरी बात सुनिए, ये बोल्ड नहीं कर सकता था। मैंने क्या कहा आपसे कि हवा के साथ चलने लग गए। बोल्ड डिसीजन था, सिर्फ इसी बात को लेकर के बैठे रहे कि नोटबंदी क्यों फेल। चले विजय के साथ मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय पूरा हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। और हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जितनी चर्चाओं में चीजें निकल के आई हैं, और ये तय मानिए कि गुजरात के मतदाता ने क्या फैसला किया, हिमाचल के मतदाता ने क्या फैसला किया, सबके सामने। लेकिन अब जो फैसलों की घड़ी है वो आने वाले दिनों में आपके सामने होगी। इसी तरह से चैनल्स पे बहस आपको नजर आएगी, क्योंकि रिफॉर्म्स के लिए जो संकेत दिए गए हैं बहुत लंबा वक्त नहीं होगा। फरवरी में बजट आ रहा है जिसकी एक्सरसाइज चल रही है, उससे पहले कुछ राहत, कुछ आफत इस मायने में कि जैसे राजनीतिक दल भी मान के चलते हैं कि नए कोई भी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, थोड़े दिन के लिए तकलीफ उसकी होती है, उसके बाद में एक हम सहजता के साथ में चले जाते हैं। खैर देखना होगा। हमने एक छोटी सी चर्चा की थी, मेरी अपनी एक इच्छा थी कि रिफॉर्म्स को लेकर के जो संकेत दिए हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स होंगे, पहले के रिफॉर्म्स का क्या फर्क पड़ रहा है, हम किस देश किस हालात में जी रहे हैं, वो तमाम जो पहलू है उनको छूने की कोशिश की है। बीच में थोड़ा थोड़ा राजनीतिक तड़का भी लगा इसमें वो राजनीतिक दलों के साथ अगर हम बैठते हैं तो लाजमी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।